लेकिन 2 सीटें हैं इनेलो के पास, आपके पास अरे मैं और मेरे दादा रंजीत सिंह नहीं लड़ते तो ये 2 भी नहीं आते। ये क्या, ये आपने नहीं, ये बात मैं नहीं बताई? समझा, वो फिर कभी करें। नहीं, ये आपने नहीं बात बता दी। पहले गोपाल गड्ढा का बयान आया था, अब बताओ आप। नहीं, ये बताओ। तो मेरा भाई अर्जुन, वो भी लास्ट में गोते खाता खाता मसाई पार पड़ी है, जो रंजीत सिंह जी ने जोर ज्यादा लगा दिया। पिपली में जब किसानों को डंडे लगे थे, तो आपने कहा था कि ये किसानों को डंडे नहीं लग रहे, देवीलाल परिवार की कमर पर डंडे लग रहे। मैंने तो बल्कि बाकायदा इस बात को एंडोर्स किया था कि किसान आंदोलन में शामिल होकर के जो सेवा आप किसानों की कर पाओ। मैं उस समय इंसो का अध्यक्ष होता था। की तो नहीं? नहीं, करी क्यों नहीं? कितने सैकड़ों साथी हमारे। आपको मैं मजे की बात बताऊं, इनफैक्ट यहाँ तक भी कि मैं खुद किसान आंदोलन जब उधर बॉर्डर पर था, टिकरी बॉर्डर पर, तो मैं वहाँ पर खुद जाकर के कई शाम ऐसी हैं जब मैं जाकर के वहाँ आया। तो ये तथ्य है आपके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? वो मेरी जिम्मेवारी और मेरा दायित्व था। जिम्मेदारी थी, मजबूरी क्या थी कि आपने बताया नहीं? नहीं, मुझे बताने, सरकार में थे आप, मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। दिवाली के अंदर जो टोल पे धरना चल रहा था वो पूरी तरह हमारे से एंडोर्स था। अच्छा, हाँ, यही तो बात है। ये बातें आज आप बता रहे हो, जब आप गठबंधन में थे, मजबूरी थी। नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। आप जाकर के मेरे हलके में पूछिए, वहाँ के जो किसान जो आंदोलन में शामिल लोग थे, क्या घर घर से मैंने चंदा नहीं दिलवाया? क्या घर घर से मैंने राशन नहीं दिलवाया? आपका एक बयान देख रहा था मैं कि नायब सैनी तो एमसी बनने लायक भी नहीं। मैंने ये कहा था। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छी बात है। मेरी 48 विधायकों के साथ वो बिल्कुल सदन नेता। तो मेरी आंटी को भी बना देते जब जिला परिषद की चुनाव लड़ी थी। अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ लें तो ये एमसी बनने के लायक भी नहीं है। आप छोटे होंगे उस वक्त, चाचू भी बोलते होंगे, साथ में रहे। चाचू नहीं, हमारे बागड़ी में हम काकू कहते थे। काकू। अब फिर इस तरीके के बयान की नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो राजनीतिक बयान है ना। आपको शायद आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको ये सवाल अर्जुन चौटाला से पूछना चाहिए, जो उन्होंने अपने ताऊ जी के लिए बयान दिया है ना। मैं उसको दोहरा नहीं सकता, इट इज बिलो द बेल्ट। बट वो कई बार हमें जो है ना, ये चिंतन करना चाहिए कि हमने किसके घर में जन्म लिया है। पारिवारिक तौर पर वो मेरे परिवार के बड़े हैं और मैं सदैव उनको झुक करके उनके पैरों के हाथ भी लगाऊंगा, उनका आदर भी करूंगा। अब वो उनकी इच्छा है। अभी अजय सिंह जी का जो बयान आया है, तो आप ये किस तरीके से सही मान सकते हैं? जो बांग्लादेश में हुआ है या श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ है, जिस तरीके की हिंसा हुई है, आप इसको सही कैसे ठहरा? नहीं, हिंसा को कोई सही नहीं ठहरा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर उंगली उठा करके कह रहे हैं कि इनका ये तो देशद्रोही है। ये हमें सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। ये जो 1 या 2 बारी के एमएलए एमपी हैं। राजनीति की एबीसीडी आपकी इनेलो के साथ बढ़ी, बिल्कुल रही। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला है, कैसे देखते हैं? नहीं, अब तो वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी रहेगी। गांगुली रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो एक आखिरी मैच खेलना चाहते हैं, तो इनका हाल वो है। अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था, उसको आप कैसे देखते हैं? चुनाव हुआ, नहीं, उसका क्या असर हुआ? मैं असर तब मानता जब वो 50-60 हजार वोटों से इलेक्शन जीतते, प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाता। और पता नहीं, वो तो राकेश टिकैत जी अगर वहां नहीं आते तो डब्बा गोल था। जो ये हरियाणा के अंदर बाबा वर्सेस मौलाना हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हम इसको नहीं बनने देंगे। मेरी और आपकी नस्ल के लोगों को ये जिम्मेवारी अदा करनी चाहिए। जो आप अभी कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पिछले 5 साल भी था जब आप सत्ता में नहीं, हमारे समय पर नहीं था। नहीं, तो मेवात के अंदर जब हुआ तो दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया और वो जो बदमाश था मोनू मानेसर, उसको जेल में डलवाया कि नहीं डलवाया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कौन है ओपी सिंह, मैं जानता हूँ ओपी सिंह को। ये तो इनने कहा कि कौन है दिग्विजय चौटाला। अच्छा, जो कृष्ण बेदी जी मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके गोपाल कांडा के लिए वहां प्रचार कर रहे थे बाई इलेक्शन में, और मेरे को कह रहे थे बार बार कि आपके लोगों से मुझे मिलवाओ, ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। और वो जो ओपी सिंह जी थे, उनका तो बाकायदा ट्वीट तक आया कि ये वो लोग हैं जो ब्याह शादियों में गनमैन अपने पीछे खड़े कर करके जो है ना उसको शो ऑफ करते हैं। ये तो फुकरे किस्म के लोग हैं। यहाँ तक भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिख दिया। मैं चौधरी देवीलाल के खानदान में मेरा जन्म हुआ। कांग्रेस नेताओं के बयान आते हैं कि जेजेपी और इनेलो भाजपा की बी टीम है। कभी इनेलो बी टीम के रूप में काम करती है, कभी कोई किसी की प्रजातंत्र प्रणाली में कोई किसी की बी टीम और ए टीम नहीं होती। जयप्रकाश जेपी से कल मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो अजय सिंह चौटाला जी ने बयान दिया है, ये भी दिल्ली से आया है। भाजपा की तरफ से बयान आते हैं तो आप लोग बयान देते हैं। जयप्रकाश जी, सीएम आया के नारे लगते हैं, सीएम आएगा।
निश्चित तौर पर आएगा। आपने 75% आरक्षण का वादा किया था कि आप नौकरियों में, वो तो हमने लागू कर दिया। नहीं, वो तो कोर्ट में है, अभी नहीं, तक तो लागू नहीं। कोर्ट के आगे तो किसका बस चलता है, मगर हमने तो लागू कर दिया ना। संवैधानिक तौर पर जो हमारी जिम्मेवारी थी, हम लॉ लेकर के आए, लॉ को लागू कर दिया। जो आपने वादा किया उसका फायदा तो नहीं मिला ना? नहीं, उसका फायदा तो अब अदालत से मिलेगा ना। हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील की थी कि कम से कम 500 रुपए पेंशन, ठीक है, आप नए साल पर हरियाणा के बुजुर्गों को तोहफा दें। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो इस मामले पे भी हमें सड़कों पर उतरकर आपका विरोध करना पड़ेगा। देवेंद्र भाई, नहीं, लो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि 4100 ही करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, और उनका अधिकार है कि वो हमारे कान पकड़ करके, बुजुर्ग हमारे कान पकड़ करके हमारे से ये सवाल पूछ सकें जी। मगर हमारी 10 सीट थी और सत्ता के अंदर हम छोटे हिस्सेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी के खास सेगमेंट द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे मेहमान हैं दिग्विजय चौटाला, जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चलते चलते बात करें क्योंकि सेगमेंट ही हमारा चलने का है। जी, एचटेट को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी। इसको क्या है ये, और किस मुद्दे को लेकर, वो जो रिजल्ट आया था उसी को लेकर? देवेंद्र भाई, इसको समझना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जी। जुलाई 2024 के अंदर जी एचटेट का एग्ज़ाम होता है। टीजीटी, पीजीटी। टीजीटी होता है शायद 30 तारीख को जी। और पीजीटी होता है 31 तारीख को। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब का बयान आता है कि 25 दिन में हम रिजल्ट की घोषणा कर देंगे जी। और रिजल्ट की घोषणा 30 दिन में होती है, होती नहीं है, मगर रिजल्ट कंक्लूड हो जाता है। 3 एजेंसीज जो है, तकरीबन 135 लोग उस रिजल्ट को पूरा वैल्यूएट करते हैं और जो सेक्रेटरी थे उस समय के, वो रिजल्ट कंक्लूड कर करके जो प्रक्रिया है, चेयरमैन ऑफिस को जाना, चेयरमैन सरकार से परमिशन लेनी होती है जी। वो परमिशन नहीं ली जाती जी। और इसी दौरान आपको अचंभा होगा कि जो सेक्रेटरी थे उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। संशय यहाँ पैदा होता है, जब सेक्रेटरी साहब जा रहे होते हैं, रिलीव होते हैं अपने पद से, तो वो जाते जाते एसपी मुख्यालय में जाकर के वर्बली भी और शायद लिखित भी एक कंप्लेंट दायर करते हैं और ये कह देते हैं कि जो रिजल्ट घोषणा में विलंब हो रहा है जी। मुझे इस पर शक है और इस पर निगरानी होनी चाहिए। बहरहाल उनकी ट्रांसफ़र होने के बाद जो नए सेक्रेटरी आते हैं वो सेक्रेटरी साहब रिजल्ट को रिकॉल कर लेते हैं चेयरमैन ऑफिस से। तो रिजल्ट रिकॉल होने पर लोगों को शक होता है, अंदर के स्टाफ को शक होता है और रिजल्ट की रीवैल्यूएशन के लिए एक पीएसयू को जिम्मा दे दिया जाता है उन तीनों कंपनियों को हटा करके, जबकि वो तीनों कंपनियां भी हरियाणा से बाहर की थी, एक्सपीरियंस थी और पहले भी वो हरियाणा की रिजल्ट का वो करती रही हैं लेखा जोखा। तो इस पर और शक पैदा होता है जी। मगर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हो सकता है कि टेंडर प्रक्रिया से ना जाना पड़े और उन्हें डायरेक्ट दे दिया हो, इस पर लोगों को शायद दिक्कत ना हो जी। मगर पीएसयू को तो 30 दिन से भी कम का समय लेना चाहिए क्योंकि दे आर बिगर कंपनीज, वो तो नवरत्न कंपनियों जैसी कंपनियां हैं बिल्कुल, मगर वो लेते हैं 110 दिन और 110 दिन भी तब लेते हैं जब लोगों का हाहाकार हो जाता है कि रिजल्ट की घोषणा क्यों नहीं हो रही जी। जब रिजल्ट की घोषणा करते हैं ये लोग 110 दिन के बाद, आधी रात को इनकी वेबसाइट पर रिजल्ट आता है बिना ये बताए, प्रायर बताए कि हम रिजल्ट की घोषणा करने जा रहे हैं, तो 1284 नए नाम जोड़ दिए जाते हैं जी। ओएमआर शीट्स होती हैं जिन पर पेपर होता है। ओएमआर शीट्स पर कहीं बिंदु कहते हैं कि जी फेडेड था, कहीं पुरानी हो गई थी तो आगे लगा था, पीछे लगा था जी। और ये ओएमआर शीट्स पर बेनिफिट ऑफ डाउट का नाम लेकर के इन लोगों को पास कर दिया जाता है। अच्छा, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट अगर गलत बिंदु लगने से 1284 को मिल सकता है तो 3 लाख के 3 लाख को क्यों नहीं मिल सकता? 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 3 लाख लोगों ने जाकर के वहां पर परीक्षा दी जी। तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ चुनिंदा लोगों को क्यों दिया जाता है? हमने ये कहा है, सवाल बड़ा ये है कि सभी लोगों का बायोमेट्रिक्स हो चुका है जो पास हुए हैं, 1284 का बायोमेट्रिक क्यों नहीं हुआ जी। और बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो रिजल्ट की घोषणा कैसे होगी? ठीक है। अभी कल सेक्रेटरी साहब का एक बयान था, सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में हमें ये नहीं पता कि कौन पास हुआ है कौन नहीं, अभी तो बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ। अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो बाकायदा प्रेस नोट के साथ आपने रिजल्ट की नोटिफिकेशन जारी कैसे कर दी? ठीक है। यानी सामान्य सड़क चलता राहगीर भी इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को समझ सकता है। ठीक है। जो हमारे पास जानकारियां हैं उसमें ये पता लगा है कि कुछ चुनिंदा कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जी। जिससे इनका राब्ता था और उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर करके
हो सकता है कि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी लिए गए हों। ठीक है। अब मैं उस ओर इशारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि रिजल्ट को रिकॉल किया, फिर 1200 लोगों पर इतनी ज्यादा मेहरबान सरकार हो गई और 110 दिन क्यों लग गए। क्या ये, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी अगर कोई भी इसको समझे, और हम राजनीतिक लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष की, उस विपक्ष की जिम्मेवारी के तहत क्या एक जांच नहीं हो सकती? जी, हम एक जांच की मांग कर रहे हैं। विजिलेंस तक को बार बार जो है लिख करके दिया गया, मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके दी, कोई उस पर वो नहीं हुआ। हम एक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने, जो चेयरमैन है पवन शर्मा जी, ये पवन शर्मा जी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, वहां से निष्कासित व्यक्ति है। अच्छा। वहां पर इस पर करप्शन के एलिगेशन लगे और वहां पर वो प्रूव हुए, और प्रूव होने के बाद इनको निकाला गया। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एक निष्कासित व्यक्ति को, जिस पर खुद एलिगेशंस हो, उसे हरियाणा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बिठाया जाए? ठीक है। मेरा सिर्फ कहना यह है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार का भी इसलिए विरोध नहीं कर रहा क्योंकि हम विरोध में हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं, इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कम से कम जांच होनी चाहिए, और मुझे ये पता है देवेंद्र जी कि जांच होगी तो फिर बड़ी बड़ी मछलियां इसमें जो है सामने आएंगी। जांच की पहले भी कई मुद्दों पर मांग होती रही, लेकिन फिर जांच पे भी ये रहता है कि सरकार अपने लोगों से ही जांच करवा रही है। पहले भी एसआईटी, एसईटी नहीं, अगर जांच होगी तो कम से कम तथ्य सामने आ जाएंगे। ठीक है। 1284 लोगों के नाम, देवेंद्र जी मैं बार बार पूछ रहा हूं चेयरमैन साहब से, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि क्यों नहीं आप उन लोगों का बायोमेट्रिक्स करा करके उनके जो रोल नंबर्स हैं जारी कर दें। हमें यह पता चल जाएगा कि वो किस कोचिंग सेंटर से संबंध रखने वाले लोग हैं। अगर आपको ये पता चले कल को कि केवल 2 या 3 ही कोचिंग सेंटर हैं जिनके 1284 लोग हैं, तो क्या ये सरेआम प्रूव नहीं हो जाता? अच्छा, जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं। ठीक है। तो सरकार को हेजिटेंट क्यों है? सरकार को हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को तो तथ्य जो हैं वो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में सामने रख देने चाहिए। जी। एक ओपी सिंह को लेकर आपने बड़े बयान दिए, उसका फिर अलग अलग जगह विरोध भी हुआ, और क्या दिक्कत थी ओपी सिंह को लेकर? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ओपी सिंह जी को लेकर। ओपी सिंह जी को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, और मगर मैं ये मानता हूँ एक सिविल सर्वेंट की जिम्मेवारी है कि जब वो पद पर बैठा हो तो उसे अपने प्रदेश की वो दायित्व जो उसे दिया गया है उसे सही तरीके से निभाना चाहिए। उसे बड़बोला ना हो करके उसे जो जिम्मेवारी दी गई है। ओपी सिंह जी का जो टेन्योर रहा वो हरियाणा का सबसे काला अध्याय रहा, अगर मैं गुंडागर्दी की बात करूं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा आपकी पर्सनल सिक्योरिटी जो हटाई गई उसको लेकर नहीं था? नहीं, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी? आप तो मतलब एक ये परसेप्शन, राजनीति क्या है, परसेप्शन का खेल है। सिक्योरिटी का हु अल्लाह ऐसा मचा दिया। मेरे को कोई बटालियन थोड़ी दे रखी थी। ठीक है। गिना चुना एक मेरे पास जो है ना सिक्योरिटी का एक वो था, साथी था हमारे पास जी। उसको इन लोगों ने वापस ले लिया। मैं ये सवाल पूछता हूं कि मैंने मांगा था क्या इनसे? अच्छा। एक घटना घटी जिसमें एक गोलियां चली हैं, बाकायदा मेरा नाम लिया गया, मुझे थ्रेट आई, तो मैंने सिर्फ इनको ये कंप्लेंट दी कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। उनको एसपी साहब को और वहां के एसएचओ को ये लगा होगा, तो उन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। ओपी सिंह जी को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने वो छीन लिया। मैंने तो कभी ना मांगा। अच्छा। और ना मैं आज मांग रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता को आप क्या सिक्योरिटी दे पाए? अच्छा। जितने घटनाक्रम मनीषा हत्याकांड से लेकर के आप पीछे सूटकेस के अंदर लाश मिली, उससे पहले एक लड़की को पिल्लूखेड़ा गांव के अंदर भगा करके गांव की मंडी के अंदर से और उसे किडनैप करके ले गए। हरियाणा के अंदर कितने दिन प्रतिदिन अभी राजनीतिक लोगों की हत्याएं हो रही हैं। क्या ये नहीं लगता कि ये टोटल पुलिसिंग का फेलियर है? जिस दायित्व पर वो बैठे थे इसलिए हमें दिक्कत है, और वो ब्लेम कर रहे हैं थार को और बुलेट को। यानी वो भी बीजेपी में होकर के भगवा, मुझे लगता है कि उनको शौक चढ़ गया, और यानी असली मुद्दे से भटक करके कैसे दूसरी चीज़ों पर ब्लेम लगाना है। कि कहते हैं कि जो थार में चलते हैं वो सब बदमाश हैं, उनकी सबकी पकड़ करके जांच हो, जो बुलेट पर, ये कोई बात नहीं है। हम मुद्दों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात कर रहे थे। ओपी सिंह जी को हो सकता है मेरे से दिक्कत हो, मेरे परिवार से दिक्कत हो, मगर मैंने जो बात कही वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर कही। और ओपी सिंह जी की गलतियां जहां जहां थी, हम कमियां खामियां प्रशासन की, तंत्र की और सरकार की उठाते रहेंगे। इससे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। सिक्योरिटी, अब कुछ लोग कह रहे थे, मुझे तो देवेंद्र जी अचंभा होता है कि एक मंत्री कह रहा हूं, एक पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो शायद उस जाति से आते होंगे जैसे ओपी सिंह जी हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये तो राजपूतों का विरोध है।
आई मीन किस हद पर राजनीति के स्तर को ये लोग गिराएंगे। ठीक है। मुझे अचंभा होता है कई बार, राजनीति के अंदर जाति को डाल देना, ये जिस सोच पर बीजेपी चल रही है, ये दूसरे लोगों को भी उस जो है ना रंग में रंग रही है। तो ये बहुत चिंताजनक है। आप जो नए डीजीपी आ गए हैं जी, उनसे आपको कोई सिक्योरिटी वाले मामले में या किसी भी मामले में? नहीं, मुझे तो पहले वाले डीजीपी से भी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे उनसे बड़े अच्छे रिलेशन थे। मेरे साथ जब भी टेलीफोनिकली मेरी उनसे बातचीत हुई, उनसे कोई समस्या नहीं थी जी। मगर वो कई बार बेतुका बयान, जब इतनी जिम्मेवारी के पद पर आप हो तो आप क्राइम को नहीं संभाल पा रहे, प्रदेश की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे और सारी की सारी जो है ना उसको बात को टालमटोल करने का काम कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी है जिसको हम आज भी अदा कर रहे हैं जी। और मैं आज के डीजीपी साहब को बधाई देने के साथ ये कहता हूं कि उन पर पहले से ज़्यादा जिम्मेवारी है। हरियाणा का जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो इंडेक्स है जी, वो ओपी सिंह जी और इनसे जो पूर्व में रहे उनके टेन्योर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया जी। जिम्मेवारी है कि उससे सुधारने का काम करें। कृष्ण बेदी का बयान आया सिक्योरिटी को लेकर कि आप तो पार्षद नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, किस बात की आपको सिक्योरिटी दे दी जाए? नहीं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, ना मैं पार्षद हूँ ना मैं विधायक हूँ और ये तो भाग्य में है कौन क्या बन जाए। ठीक है। कई बार आदमी उस लायक होता है वो भी नहीं बन पाता और जो नहीं होता वो बन जाता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि मैंने सिक्योरिटी आप लोगों से मांगी नहीं बेदी साहब। जो अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि कैरेक्टर असैसिनेशन आदमी के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उसका कैरेक्टर जी। मेरे पर क्या कोई क्रिमिनल केस है? मेरे पर क्या कोई सिविल केस है? मेरे पर 4.25 साल हम सत्ता में रहे, कोई ऐसा उंगली उठा सकता है कि मैंने सरकार का गलत दुरुपयोग किया? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आज ये मंत्री जी और वो जो ओपी सिंह जी थे, उनका तो बाकायदा ट्वीट तक आया कि ये वो लोग हैं जो ब्याह शादियों में गनमैन अपने पीछे खड़े कर करके जो है ना उसको शो ऑफ करते हैं। ये तो फुकरे किस्म के लोग हैं। यहाँ तक भी उनने अपने एक्स अकाउंट पर लिख दिया। अच्छा। मैं चौधरी देवीलाल के खानदान में मेरा जन्म हुआ। मेरे परदादा देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। मेरे दादा प्रदेश के 5 बार के चीफ मिनिस्टर रहे। मेरे पिता जो है वो कई बार एमपी रहे, एमएलए रहे। मेरे भाई उप मुख्यमंत्री रहे। क्या आपको लगता है कि हमारी मानसिक सोच ब्याह शादियों में या मर्ग पर कमांडो पीछे खड़े करवाने की होगी? यानी इन लोगों की जो सोच है वो मुद्दे को भटकाने की है। मैं आज फिर कह रहा हूं आपके इस इंटरव्यू पर, मुझे सिक्योरिटी का शौक नहीं, ठीक है, मेरे परिवार को नहीं, और हमें सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं। सिक्योरिटी चाहिए प्रदेश की आम जनता को, उसको ये सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे जी। क्या हम ये सिक्योरिटी का मुद्दा उठाना बंद कर दें? ठीक है, ये सोचने की बात है। आपका मैं एक बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे थुत्ता चना बाजे गणा एमसी बनने लायक नहीं है। मैंने गलत क्या कहा कि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर उंगली उठा करके कह रहे हैं कि इनका ये तो देशद्रोही है, इनका तो राष्ट्र में उसमें विश्वास नहीं। मेरा परिवार फ्रीडम फाइटर परिवार है भाई साहब। मेरे परदादा ने, उनके भाई साहब ने इस देश की जंगी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, और मेरे परिवार ने जितना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से अपने उसको जिया है। आप मुझे बताइए कि राजस्थान में जाकर मेरे पिताजी 2 बार राजस्थान में एमपी एमएलए बने, हरियाणा में कई बार चुन करके आए, और मेरे पूरे परिवार का अगर देखें, मैंने भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से 2-3 चुनाव लड़ लिए हैं। ये हमें सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। ये जो 1 या 2 बारी के एमएलए एमपी हैं, ये मेरे परिवार को अगर इस तरह का वो देंगे तो फिर इनको जो है ना उस भाषा में नहीं तो कम से कम सरल भाषा में जो ये समझ पाए तो ये सच्चाई है कि थोथा चना बाजे गणा। तो इनके ये कृष्ण बेदी सरीखे के लोगों का हाल यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने ये भी कहा ना कि दीपेंद्र हुड्डा को देख लो, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की भाषा ठीक नहीं है। नहीं, मैंने क्या किसके लिए गलत बोला? मैंने किसको गाली निकाली? नहीं, मैंने क्या गलत बोला? कौन है ओपी सिंह? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओपी सिंह नहीं, मैंने ये नहीं कहा कौन है ओपी सिंह, मैं जानता हूँ ओपी सिंह को। ये तो इनने कहा कि कौन है दिग्विजय चौटाला। अच्छा। जो कृष्ण बेदी जी मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके गोपाल कांडा के लिए वहां प्रचार कर रहे थे बाई इलेक्शन में, और मेरे को कह रहे थे बार बार कि आपके लोगों से मुझे मिलवाओ, ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। इनकी शायद मेमोरी कम है या सत्ता के घमंड में, अहंकार में ये भूल जाते होंगे। बहरहाल मुझे कोई उससे परवाह नहीं है। मैं ओपी सिंह जी से बार बार यही कह रहा था कि आप सिविल सर्वेंट हैं, और सिविल सर्वेंट का अगर हिंदी में मैं उसका वो करूं तो क्या बनेगा? क्या बताया आपने कि उपचुनाव में कृष्ण बेदी आपके साथ गाड़ी में थे?
कृष्ण बेदी की ड्यूटी मेरे साथ लगी हुई थी, ड्यूटी लगी हुई थी एलनाबाद उपचुनाव, एलनाबाद उपचुनाव के अंदर, जब गोविंद कांडा कैंडिडेट जब गोविंद कांडा थे, गोपाल कांडा नहीं थे। हाँ, आपकी बात ठीक है। गोविंद कांडा कैंडिडेट हाँ, थे। हाँ। और तो अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था। अभय चौटाला इस्तीफा देकर के जब चुनाव लड़े थे तब की बात, ठीक है। तो ये भूल गए, ये कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला है ही कौन, मैं जानता ही नहीं। ठीक है। तो हो सकता है कि वो मंत्री पद पर बैठे हों, अहंकार में लिप्त हों, और कई बार सत्ता की जो चादर है वो जो मेमोरी लॉस करवा देती है, क्या करें, अच्छे का हो जाता है। अभय चौटाला, क्योंकि उपचुनाव की बात आ गई, अभय चौटाला ने जब इस्तीफा दिया किसान आंदोलन को लेकर, उस वक्त आप लोगों से भी उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के हित में जननायक जनता पार्टी भी कदम उठाएगी इस तरीके के। तो क्या आप मानते हैं कि 2024 का जो चुनाव हुआ, जो उचाना का रिजल्ट आया, 10,000 वोट भी नहीं आई, जो पूरे हरियाणा का नेता छोड़कर चले गए, वो गलती रही? परसेप्शन तो यही बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माहौल जरूर इस तरीके का बन गया, और हालात भी विरोधियों ने जो दुष्प्रचार कर करके इस तरीके के जरूर बना दिए। मगर मैं दुष्यंत जी की जो उसका फैसला है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता। इसलिए गलत नहीं ठहराता क्योंकि जो काम आज हम गिनवा पा रहे हैं, आज मैं महिलाओं से जब बात करता हूं तो गांव के अंदर ये महिलाएं स्वीकारती हैं कि जो 50% का आरक्षण हमें मिला है वो आपकी देन है। जो किसानों से बात करते हैं, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट का जो फायदा मिला है वो देश में पहली बार दुष्यंत की बदौलत मिला है। जो प्रदेश के अंदर एग्जामिनेशन के लिए 50 किलोमीटर के दायरे से दूर जाना पड़ता था, दुष्यंत चौटाला ने उसको रद्द करवा करके उस दायरे में लाने का काम किया, वो दुष्यंत चौटाला की देन है। यानी मैं छोटी छोटी बातें बहुत सारी करूंगा तो लंबा समय लग जाएगा जी। मैं ये मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकार को कोई फर्क ना पहले पड़ा ना बाद में पड़ा। दुष्यंत जी के जाने के बाद भी तो नायब सिंह सैनी 6 महीने रहे, और आप ये देखिए कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो फिर कई ऐसे चुनाव, राज्यसभा का चुनाव आया, क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हिम्मत की? ठीक है। हम अपने 10 विधायकों के साथ तैयार थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय क्यों नहीं लेके आए? अगर सरकार अल्पमत में थी, एक तरफ हुड्डा जी कह रहे थे अल्पमत में है, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लेकर के आए? दुष्यंत चौटाला साथ देता या नहीं, सरकार गिरती या नहीं, तो तब तय होता। उस वक्त तो शायद आ नहीं सकता था ना, क्यों नहीं आ सकता? पहले आ चुका था 6 महीने। वो लेके कौन आया था? उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े नहीं होते। अच्छा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुझे एक बात बताइए, जो अभी आया है प्रदेश के अंदर, क्या इसकी आवश्यकता थी? और अगर आवश्यकता थी, अगर ये कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, इसके नाम पर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए हैं, तो फिर आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई? ठीक है, वोटिंग से क्यों भाग जाते हो? मैं नहीं कहता हर चीज में जीत संभव है, मगर कम से कम 37 विधायक और विपक्षी दलों के चाहे 2-4 और हों, निर्दलीय विधायक हों, ये सरकार के खिलाफ मजबूत संख्या में खड़े नजर आएंगे। ठीक है, तो क्या एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा? अगर सरकार 1 या 2 वोट से बच भी जाए, मगर प्रदेश में की जनता में एक विश्वास पैदा होगा कि 37 वाला भी हमारी जिम्मेवारी को अदा कर रहा है, मगर ये तो वोटिंग से भाग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर वोटिंग होती तो कुछ तो पता लगता। अविश्वास प्रस्ताव लाने से कोई विश्वास नहीं, जनता में विश्वास तो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि उपचुनाव की अपन बात कर रहे थे, अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था उसको आप कैसे देखते हैं? उपचुनाव हुआ, हालांकि वो जीत गए, तकरीबन आई थिंक 7,000 से कम 650 वोटों से जीते थे, तो उसका कुछ आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, उसका क्या असर हुआ फिर? वो तो ज्यादा वोटों से जीते थे पहली बार, तो अगर असर होता, मैं असर तब मानता जब वो 50-60 हजार वोटों से इलेक्शन जीतते, प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाता। उन्हें तो लास्ट में अपनी इज्जत बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा जी, और पता नहीं, वो तो राकेश टिकैत जी अगर वहां नहीं आते तो डब्बा गोल था, ये तो सबको ही पता है। वो तो राकेश टिकैत जी ने आके इनकी लुटिया को बचा दिया, नहीं तो सब कुछ चला गया था, फिसल गया था, रेत हाथ से फिसल गई थी। बाई इलेक्शन अमूमन सरकारों के होते हैं जी, और ये जो दर्शाना चाहते हैं, इनके डिसीजंस अगर सही मायने में होते तो ये उस समय पे वहां जाकर के बैठते, लोगों की लड़ाई लड़ते जी। ये लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए, एक प्रोपेगेंडा करने के लिए कि मैं उंगली कटा करके शहीद कैसे बन जाऊं, वो सोच लेकर के चले। ठीक है, अभी अजय सिंह जी का जो बयान आया है उसको लेकर काफ़ी, हालांकि ये बयान 4 महीने पहले भी आई थिंक आया था, लेकिन अब ज़्यादा जो है खुलकर आ गया है, विरोध भी हो रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर कई ऐसे 4 महीने में मुद्दे आ गए जिस पर प्रदेश की जनता सड़कों पर है। ठीक है, सरकार से लड़ाई लड़ रही है, और सरकार में असंतोष है। सरकार को ये लगता है कि असली मायने में डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, अगर ये जनता सड़कों पर आ जाएगी तो फिर जनता के सामने इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। शायद 4 महीने पहले वो हालात ना हो, इसलिए अब इनके अंदर जो सेंसिटिविटी जो बनी हुई है
ये जो डरे हुए हैं अब तो कह रहे हैं कि देशद्रोही का वो लगाएंगे कि अजय सिंह जी तो देशद्रोही हैं। शिकायत हुई है दादरी में। हाँ नहीं, वो दादरी में तो चलो किसी ने शिकायत की हो ना की हो, मगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम फाइटर फैमिली को देशद्रोही बता रहे हैं। तो आप ये किस तरीके से सही मान सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ है या श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ है, जिस तरीके की हिंसा हुई है, आप इसको सही भाई कैसे ठहरा नहीं, सकते हैं? हिंसा को कोई सही नहीं ठहरा रहा और ना हिंसा को हम एंडोर्स कर रहे, बट क्या सड़कों पर आकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी अब इजाजत नहीं देता हमारा संविधान में, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं एनार्किज्म हो जाएगा जी, फिर ये तो हिटलरशाही हो जाएगी, डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, उस ओर चल पड़ेंगे। अब सड़कों पर उतर करके मोदी जी के खिलाफ या नायब सिंह जी के खिलाफ अगर हमें इजाजत नहीं है आवाज उठाने की, तो फिर मैं ये मानता हूं कि फिर आजाद भारत नहीं है। तो फिर ये नॉर्मल बात भी कही जा सकती थी कि सड़कों पर उतरे, उदाहरण जो दिए हैं, क्योंकि वो तो कंडीशन बहुत माड़ी हुई है। नहीं, उदाहरण हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार की अनियमितताओं के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर लोग सड़कों पर उतरे हैं, अगर ये लोग नहीं रुके हमारे वाले, तो क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी जैसे आज हालात हैं, मैं मानता हूं, क्या ये और बदतर नहीं हो जाएंगे? ठीक है, फिर कैसे? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये बयान गलत था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इमरजेंसी जब काल था और 19 महीने लोग जेलों में रहे, तो उसका सबसे बड़ा नायक ये बताते हैं अटल जी को, ऑल्दो सबसे महान नेता मैं भी उन्हें मानता हूं जी, और अडवाणी जी को। मुझे ये बताइए कि इंदिरा गांधी से पीछा छुड़वाने के लिए कोई बुके और फूल देकर के गए थे क्या वहां पर? कि इन लोगों ने संघर्ष किया था? चौधरी देवीलाल सरीखे के लोग उनने जेलें काटी कि नहीं? कितने लोगों को पुलिस की लाठियों से सामना करना पड़ा? कितने लोगों की जान गई? जेपी के आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ जी। क्या इंदिरा गांधी से तब अगर हम कह रहे हैं कि आज की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा, तो इसमें गलत क्या है? मुझे ये तो समझाइए। ठीक है, सड़कों पर किसान भी उतरे थे। हाँ। आपका बयान आया था जब पीपली, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं था वहां पर, पीपली में जब किसानों को डंडे लगे थे, तो आपने कहा था कि ये किसानों को डंडे नहीं लग रहे, देवीलाल परिवार की कमर पर डंडे लग रहे हैं। तो मैं तो जाके आया था ना, मैं तो जाके मिल के आया था उन लोगों से, और मेरे जो इमोशंस हैं, चाहे मैं हम सत्ता के हिस्सा जरूर थे, मगर वो उस आंदोलन के अंदर भी मेरे जो साथी थे वो सड़कों पर किसानों के साथ खड़े हुए। अगर आप इतने ही साथ थे, तो फिर जब किसान आंदोलन 24 नवंबर से जब शुरू हुआ था, उस वक्त आप दिल्ली में उनके साथ नहीं, मैं मेरे सारे सेंटिमेंट्स और मेरे सारे साथी, मैंने तो बल्कि बाकायदा इस बात को एंडोर्स किया था कि किसान आंदोलन में शामिल होकर के जो सेवा आप किसानों की कर पाओ। मैं उस समय इंसो का अध्यक्ष होता था। की तो नहीं, करी क्यों नहीं? कितने सैकड़ों साथी हमारे। अगर आप उस चीज को वो चाहोगे कि मैं तथ्य सामने लाऊं, मैं तथ्य सामने ले आऊंगा। कि मेरा प्रत्येक साथी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उस समय किसान आंदोलन के अंदर सेवा कर रहा था लोग। तो ये तथ्य आ जाते तो जो उचाना में हुआ, जो आपको मैं मजे की बात बताऊं, इनफैक्ट यहां तक भी कि मैं खुद किसान आंदोलन जब उधर बॉर्डर पर था, टिकरी बॉर्डर पर, तो मैं वहां पर खुद जाकर के कई शाम ऐसी हैं जब मैं जाकर के वहां आया। तो ये तथ्य है आपके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो मगर तो सामने आया मगर मुझे इस बात को कोई वो मेरी जिम्मेवारी और मेरा दायित्व था। जिम्मेदारी थी, मजबूरी क्या थी कि आपने बताया नहीं? नहीं, मुझे बताने, मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा हर साथी, बाकायदा ये बीजेपी के लोग उस समय शोर मचाते थे कि जेजेपी वाले तो वहां घूम रहे हैं। अच्छा, तो हम कहते थे कि किसानों के लिए आपको वहां खड़ा होना है, आपको उनके साथ बैठना है, जो सेवा हमारे जिम्मे लगे उस सेवा को निभाना। आप मेरे हल्के में जाइए, दवाली के अंदर जो टोल पे धरना चल रहा था, वो पूरी तरह हमारे से एंडोर्स था। अच्छा, हाँ, यही तो बात है। ये बातें आज आप बता रहे हो, जब आप गठबंधन में थे, मुझे नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, ना किसी का डर था, ना किसी का डर आज है, ना किसी का डर कल था। ठीक है, मगर मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम होता है क्या? अच्छा, हमें क्यों बताने की किसी को भाव से किया आपने? नहीं, सद्भाव नहीं, हमारी जिम्मेवारी समझ के किया, और आगे भी कभी ऐसी नौबत आएगी तो हम अपनी जिम्मेवारी समझ करके उस ड्यूटी को निभाएंगे। आप जाकर के मेरे हल्के में पूछिए, वहां के जो किसान, जो आंदोलन में शामिल लोग थे, क्या घर घर से मैंने चंदा नहीं दिलवाया? क्या घर घर से मैंने राशन नहीं दिलवाया? आप जाकर के पता लगाइए। देखो, मुझे सच्ची बताऊं, मुझे आप पता, आपको लगता है कि वो, क्योंकि दवाली अंतिम क्षेत्र है हरियाणा का, और हो सकता है कि चंडीगढ़ में बैठे मीडिया जर्नलिस्ट के लिए वहां की भावनाएं जानना मुश्किल हो। ठीक है, अब अगर आप पता तो कम से कम लगाइए कि किसान आंदोलन में दिग्विजय चौटाला और उसके साथी पीछे कहां थे।
ठीक है, आप किसानों के और साथ थे। जहां भी मेरा विरोध हुआ मैंने हाथ जोड़े के नहीं उनके आगे, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। 2024 का जो चुनाव आया, जो स्थिति बनी, उसमें लोग ये कहते हैं कि आपने 5100 रुपये का वादा किया था कि 5100 रुपये पेंशन दिलवाएंगे, आपने वो नहीं दिलवाई। 2019 के चुनाव में आपको 10 सीटें मिली थी जी। आपने 75% आरक्षण का वादा किया था कि आप नौकरियों में, वो तो हमने लागू कर दिया। नहीं, वो तो कोर्ट में अभी नहीं, तक तो लागू नहीं कोर्ट के आगे तो किसका बस चलता है, मगर हमने तो लागू कर दिया ना। संवैधानिक तौर पर जो हमारी जिम्मेवारी थी, हम लॉ लेकर के आए, लॉ को लागू कर दिया। जो आपने वादा किया उसका फायदा तो नहीं मिला ना? नहीं, उसका फायदा तो अब अदालत से मिलेगा ना। अब वो 75% मिले, 50% मिले, 49% मिले, वो कोर्ट तय करेगा, मगर फायदा जरूर मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा तो आने वाली नस्ल हरियाणा की ये जरूर कहेगी। और 5100 की रही बात, मैं ये आपसे पूछता हूँ एक साधारण सवाल। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में रहे 10 साल जी, और खट्टर साहब भी 5 साल रहे शुरू में, हम तो बाद में आए ना जी। इन 15 सालों में पेंशन कितनी बढ़ी? 15 सालों में 800 रुपए पेंशन बढ़ी, 850 रुपए। और दुष्यंत चौटाला के सिर्फ और सिर्फ 4.25 साल के अंदर पेंशन कितनी बढ़ी? 1000 रुपए पेंशन बढ़ी। ठीक है। अब 2 साल बीजेपी का राज है। अगर बीजेपी वालों की भी मैं बात मानूं, बीजेपी के कुछ लोग ये कहते हैं कि पेंशन तो हमने बढ़ाई जी, तो फिर अब क्यों नहीं बढ़ाई? मैंने नए साल पर हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील की थी कि कम से कम 500 रुपए पेंशन ठीक है, आप नए साल पर हरियाणा के बुजुर्गों को तोहफा दें। मैं मुख्यमंत्री जी को आज फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से जी। कि पेंशन बढ़ाने का काम करें। ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो इस मामले पे भी हमें सड़कों पर उतरकर आपका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन जब, क्योंकि आपका 5100 का वादा था, देवेंद्र भाई, लोग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि 4100 ही करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उनका अधिकार है कि वो हमारे कान पकड़ करके, बुजुर्ग हमारे कान पकड़ करके हमारे से ये सवाल पूछ सकें। मगर हमारी 10 सीट थी और सत्ता के अंदर हम छोटे हिस्सेदार थे। ठीक है। आपको इस बात का इल्म है, जो आपकी ये इस पर हमें सुनेंगे उन्हें भी इस बात का अंदर से एहसास है। ये तो विरोधियों का काम है, ठीक है, जो बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि जितनी दुष्यंत की चली, दुष्यंत ने प्रयास कर करके किया। अगर दुष्यंत नहीं करता तो किसानों के खाते में दुष्यंत का महकमा था, सीधे पैसे कैसे जाते, महिलाओं को कैसे मिलता, ये भी पंचायती राज के अंदर हुआ। तो जो काम हुए हैं उनको नहीं, कम से कम उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। ठीक है। 1 साल हो गया नायब सैनी की सरकार को, ज़्यादा हो गया, 14 महीने हो गए। कैसे देख रहे हैं कार्यकाल? नहीं, कार्यकाल तो वो अंधेर गर्दी और चौपट राजा, यानी मुख्यमंत्री तो रबर स्टैंप है। जो किसी जमाने में मनमोहन सिंह जी के बारे में हम कहते थे, बल्कि वो तो बहुत अच्छे शासक थे, अर्थशास्त्री थे। ये तो मेरे हिसाब से टोटल कोलैप्स है, टोटल फेलियर है। सिर्फ हंसना अच्छा आता है, हो सकता है अच्छे व्यक्ति हों, मगर नायब सिंह जी अच्छे शासक नहीं हैं, कमजोर शासक हैं। और आप भी जानते हो, आप तो चंडीगढ़ में रहते हो देवेंद्र जी, सरकार तो आईएएस अफसर चला रहे हैं। एक सीनियर आईएएस अफसर हैं चंडीगढ़ के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो चला रहे हैं मुख्य तौर पर। और राजनीतिक तौर पर मनोहर लाल जी चला रहे हैं। उनका मोह भंग भी नहीं हुआ अभी हरियाणा से। तो ये आता क्यों है कि मैं नाम नहीं लूंगा? नहीं, अफसरों का नाम कई बार नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और उसके कई कारण होते हैं। अफसरों का नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से लेना, उछालना, मैं ये मानता हूं कि वो गलत है। ठीक है। आपका एक बयान देख रहा था मैं कि नायब सैनी तो एमसी बनने लायक भी नहीं है। मैंने ये कहा था। मुख्यमंत्री हैं, हाँ, नहीं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छी बात है। मेरी 48 विधायकों के साथ वो बिल्कुल सदन नेता तो है। मेरी आंटी को भी बना देते जब जिला परिषद की चुनाव लड़ी थी। नायब सिंह सैनी जी की जो वाइफ हैं, वो जब जिला परिषद की, वो अगर इतने मजबूत हैं तो वो अपनी घरवाली को भी नहीं जिता पाए। मैंने ये नहीं कहा कि एमसी बनने लायक नहीं, मैंने ये कहा कि मोदी की अगर फोटो हटा दो, अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ लें तो ये एमसी बनने के लायक भी नहीं है। मगर मेरी बात को वो तोड़ मरोड़ करके मैंने ये कहा है कि ये लोग सिर्फ मोदी के नाम पर जीत रहे हैं बार बार जी। जो तीसरी बार सत्ता में आए हैं, ये मोदी के नाम पर है। और हो सकता है कि मोदी का करिश्मा पिछले चुनाव तक रहा हो, ठीक है, और मोदी जी के नाम पर आज भी वोट मिल रहा है। इस सच को हमें स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है, और फिर भी मजबूत होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पूरा भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के ये बयान आते हैं कांग्रेस के खिलाफ हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप लड़ी और भिड़ी और टूटी पड़ी है। ठीक है, हमें तो बीजेपी से लड़ना है जी। उस बीजेपी से लड़ना है जिसकी सोच धर्म, संप्रदाय और जाति पाति पर हरियाणा को और देश को बांटने की है जी। और मैं खूब खुले तौर पर कहता हूं कि मुझे इनकी सोच से जो है खुले तौर पर विरोध करने में कोई शंका नहीं है। जो ये
हरियाणा के अंदर बाबा वर्सेस मौलाना हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हम इसको नहीं बनने देंगे। मेरी और आपकी नस्ल के लोगों को ये जिम्मेवारी अदा करनी चाहिए। ये जो पर्ची बाबा है ना, ये हमारा कल्चर नहीं था, हमारी सभ्यता नहीं। ये जो आप अभी कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पिछले 5 साल भी था जब आप सत्ता में नहीं, थे। हमारे समय पर नहीं था। आप देखो, जब हिंदू मुसलमान की बातें नहीं होती। नहीं, तो मेवात के अंदर जब हुआ तो दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, और वो जो बदमाश था मोनू मानेसर, उसको जेल में डलवाया कि नहीं डलवाया? ठीक है। क्या दुष्यंत चौटाला अगर सत्ता में नहीं होते, मोनू मानेसर जेल जाता? ये दुष्यंत चौटाला का उस समय एडमेंट होना और सत्ता को छोड़ने तक की धमकी देना ही मजबूर किया उस समय के मुख्यमंत्री को कि मोनू मानेसर पर रातों रात कार्रवाई और उसे अंदर डलवाया। कांग्रेस नेताओं के बयान आते हैं कि जेजेपी और इनेलो भाजपा की बी टीम है। कभी इनेलो बी टीम के रूप में काम करती है, कभी कोई किसी जेजेपी। की प्रजातंत्र प्रणाली में कोई किसी की बी टीम और ए टीम नहीं होती। ये आप कांग्रेस के लिए कहते हैं? मैं तो हुड्डा साहब को कहते हैं। मैंने बयान आते हैं कि हुड्डा साहब भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कोई ए टीम है, बी टीम है। ए और बी टीम कहना किसी को भी गलत है। राजनीति में सबका चुनाव लड़ने का, संघर्ष करने का, जनता में रहने का अधिकार है। ये बाबा साहब ने हमें दिया है। और किसी को ए टीम और बी टीम कहना ये गलत है। मैं तो यूं कह दूं, जब मैं चुनाव लड़ा जींद से, तो सुरजेवाला जी अगर नहीं लड़ते तो मैं जीत नहीं जाता। तो वो बी टीम हुए कि नहीं हुए? ठीक है। ये कोई तथ्यहीन बातें राजनीति के अंदर, मतलब जब किसी के पास तुक ना हो तो बेतुकी बातें करना बहुत आसान है। जी, जयप्रकाश जेपी से कल मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो अजय सिंह चौटाला जी ने बयान दिया है ये भी दिल्ली से आया है। भाजपा की तरफ से बयान आते हैं तो आप लोग बयान देते हैं। जयप्रकाश जी देखो, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो अमूमन इस तरह की बातें करते रहे। और अभय चौटाला को लेकर मैं अब आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। थोड़ा निजी भी है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी है। आप छोटे होंगे उस वक्त, चाचू चाचू भी बोलते होंगे, साथ में रहे। चाचू नहीं, हमारे बागड़ी में हम काकू कहते थे। काकू बोलते थे। काका कहते हैं हमारे वहाँ पे। तो ताऊ और काका कहते हैं। हाँ, तो काकू बोलते थे। अब फिर इस तरीके के बयान की नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो राजनीतिक बयान है ना, उसमें कोई पर्सनल बयान क्या है? हमने कभी उन्हें भला कहा हो, बुरा कहा हो? आप किसी से हमने कनेक्ट हैं, आप फिर बयान आपको शायद आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। आपको ये सवाल अर्जुन चौटाला से पूछना चाहिए, जो उन्होंने अपने ताऊ जी के लिए बयान दिया। आपने सुना कि नहीं? थोड़ा सा याद है, आप बता दो। उन्होंने ये कहा कि जो है ना, मैं उसको दोहरा नहीं सकता, इट इज बिलो द बेल्ट, बट वो कई बार हमें जो है ना, ये चिंतन करना चाहिए कि हमने किसके घर में जन्म लिया है। ठीक है। कि हमारे मुंह से निकली हुई इस तरीके की, मैंने अपने चाचा का कभी अनादर किया हो, मैं आज छाती ठोक के कह रहा हूँ, जब से हम अलग हुए, कभी उनके बारे में तू तड़ाक किया हो, कभी बदतमीजी से बात की हो, कभी उनके बारे में कोई गलत बात की हो, राजनीतिक तौर पर उनका विरोध किया है, और वो आगे भी करेंगे। अगर वो हमारे से विरोधी दल के हैं और उनकी जो राजनीतिक सोच है वो हमारी सोच से विपरीत है जी, तो वो पैरेलल फोर्सेस तो आपस में वो नहीं करेंगी, तो वो तो संघर्ष रहेगा जारी। ठीक है। मगर एक पारिवारिक तौर पर वो मेरे परिवार के बड़े हैं, और मैं सदैव उनको झुक करके उनके पैरों के हाथ भी लगाऊंगा, उनका आदर भी करूंगा। अब वो उनकी इच्छा है, ठीक है, कि वो उसको कैसे स्वीकार दें। इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी जिसकी ABCD राजनीति की ABCD आपकी इनेलो के साथ बढ़ी है, बिल्कुल रही। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, अब तो वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी रह गई। मैं कल परसों उनकी एक फतेहाबाद की फोटो देख रहा था, स्टेज पर कोई युवा ही नहीं है, कोई 50 साल से, या 50 भी नहीं, 60 साल से भी कम का नहीं है। तो टायर्ड, रिटायर्ड, और ऐसा लगता है कि वो आखिरी पारी के लिए जो है ना, वो कहते थे कि गांगुली रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो एक आखिरी मैच खेलना चाहते हैं, तो इनका हाल वो है। ठीक है। तो इसमें जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, वो कोई 80 साल का है, कोई 70, मैं सबका आदर करता हूँ, उनकी उम्र का आदर करता हूँ, मगर एक बात, ये लोग बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव नौजवान लाएगा। ठीक है। नौजवान क्रांति का रूप बनेगा। नौजवान के अंदर वो संघर्ष का मादा है। जी। इनकी पार्टी में कोई नौजवान है ही नहीं, कोई नाम लिए हुई नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है इनकी पार्टी का नौजवान को लेकर के, कोई सोच नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। जी। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई चेंज ला सकता। भविष्य नहीं देख रहे? नहीं, मैं क्या, जनता ही नहीं देख रही। ठीक है। अगर जनता देख रही होती तो वहां पर बिलो 40 उस भीड़ में 60% होने चाहिए थे। ठीक है। जो जननायक जनता पार्टी के साथ है। आपने जुलाना की रैली देखी? जी। उस रैली के अंदर
आपने नौजवान चेहरों की आंखों में जो चमक देखी, ये बदलाव ला सकते हैं जी। ये वो लोग हैं जो सड़कों पर उतर करके सरकार की बेकायदियों को उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन 2 सीटें हैं इनेलो के पास, आपके पास अरे मैं और मेरे दादा रंजीत सिंह नहीं लड़ते तो ये 2 भी नहीं आनी थी। ये क्या, ये आपने नहीं, ये मैं नहीं समझा, वो फिर कभी नहीं, 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 ये आपने नहीं बात बता दी। पहले गोपाल कांडा का बयान आया था, अब बताओ आप। नहीं, ये बताओ। नहीं, वो अब वो जो है ना, अगर मैं वहां पर चुनाव नहीं लड़ता या उस दमखम से नहीं लड़ता तो कैसे जीत जाती इनेलो? ठीक है। कांग्रेस का माहौल था पूरे प्रदेश में, एक तरफा वो जीत रहे थे, मगर मैं ये नहीं कि मैं उनके लिए चुनाव लड़ाऊं, कहीं कल को आप इसमें गलत चला दें। मैं तो वो चलाऊंगा जो आपने कहा है, एग्जैक्ट लाइन। नहीं तो मेरा भाई अर्जुन, वो भी लास्ट में गोते खाता खाता मसाई पार पड़ी है, जो रंजीत सिंह जी ने जोर ज्यादा लगा दिया। अच्छा, तो फिर वो लास्ट में, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों की आम भावना है, ठीक है, कि ये तो चलो कांग्रेस की 37 नहीं तो 39 हो जाती। कहाँ है सीट? जो मुखिया हैं वो एक अनपढ़ आदमी से 15,000 से हारे हैं। लेकिन आपने ये इंटरेस्टिंग बात बता दी, क्योंकि गोपाल कांडा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के आदेश थे कि ये सीट जितवानी है, तो वो जितवा दी है। देवेंद्र जी, मुझे तो ना मनोहर लाल जी का कोई आदेश था, ना कुछ और था। मैं तो मेरे पिताजी की सीट पे चुनाव लड़ा, मेरी माताजी की सीट पे चुनाव लड़ा जी, और ना मैं इनके कोई आदेश मानता। ठीक है, मैं आपको ये स्पष्ट कह सकता हूँ, हमने अपना चुनाव लड़ा, बट वो हालात ऐसे बने जी कि वो वहां पर कांग्रेस जो है, हो सकता है कि वो क्योंकि मेरी सीट पे तो 200-400 वोटों से तो हारी है। ठीक है, मैं तीसरे नंबर पर रहा। हाँ। वो 200-300-400 वोटों से हारी है। वोट भी आपके 35 प्लस हैं। हाँ, मेरे को तकरीबन 36,000 वोट 36,000 वोट भी मिले आपको। हाँ, और जब आखिरी दौर में है हम अपने इंटरव्यू के, 1 साल में 10 सीटें आई, उप मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में मुख्य हिस्सेदार हैं आप, बिल्कुल ताकतवर हैं आप, और फिर सारे नेताओं का छोड़कर चले जाना। कुछ नहीं होता, ये चलता रहता है। मेरे परदादा को देखो, हम अपनी विरासत से सीखते हैं, और जो इतिहास को याद नहीं रखेगा भविष्य सुनहरा नहीं रख सकता। अमरजीत ढांडा आपके साथ है। अरे वो शेर है, शेर दिल आदमी है, और हमें गर्व है उस पर। एक अकेला 100 पर भारी। आपने कहावत सुनी है कि नहीं? हाँ। तो फिर हम उसको वैसा आंकते हैं। और सुनो मेरी बात, अब जो हमारे साथ आए थे जी, हो सकता है ये उस समय सत्ता के लालच में आए हों, चले गए हों। ठीक है। हाँ, मुझे अनूप धानक जी का दुख होता है, वो हमारे अपने मजबूत सिपाही थे, अब वो किस लालच में चले गए। कोई तो कहता है सीडी और ईडी के चक्कर में हमारे 1-2 लोगों को बीजेपी ले बैठी। तो मैं ये मानता हूँ कि चोई देवीलाल जी ने इस देश में बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने पेंशन लागू की, किसानों का कर्जा माफ किया, जच्चा बच्चा चलाई, दलितों को चौपाल दी। उसके बाद भी वो घिराई से अगला चुनाव हार गए देवेंद्र जी, और सब लोग छोड़ करके चले गए। वो चोई देवीलाल घर पर बैठ गए। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू है जिसमें राजीव शुक्ल को ये कहते हैं कि भाई मैं तो अब पशु संभालता हूँ और घर पर बैठता हूँ। उसके बाद वही चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने कमबैक किया, और वो देश की सबसे बड़ी सीढ़ी पर चले गए, और वही लोग थे जो इर्द गिर्द उनके फिर आकर के खड़े हो गए। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे में संघर्ष का मादा है। 365 दिन साल में होते हैं, 4 साल बचे हैं। गणित में शायद मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मगर 1000 से ज्यादा दिन हम सड़कों पर रहकर जनता के बीच में मेहनत करेंगे, जनता का दिल जीतेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और लोगों का दिल जीतकर फिर चंडीगढ़ की बाजी को जीतने का काम और चौधरी देवीलाल की ध्वजा को वहां लहराने का काम। सीएम आया के नारे लगते हैं, सीएम आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ये आप एक बात माने कि धुर विरोधी भी ये कहता है कि आज नहीं तो कल ये छोरा बनेगा जरूर। ठीक है, अब वो कब होगा वो हमारी मेहनत पर है। अगर हम इतने हिम्मती होंगे तो उसको 29 के अंदर जो है ना कामयाब करने का काम करेंगे। जी, आखिरी सवाल है मेरा। राव नरबीर का बयान आया, मैं जाटों के घर पैदा नहीं हुआ तो क्या कर सकता हूँ। कल मनीष ग्रोवर का, कल पता नहीं 1-2 दिन पहले आया, मैं जाटों के घर नहीं आया। अब हुड्डा को तो जो ये बयान आ रहे हैं, ये कैलकुलेट, जो आप जेपी वाली बात कर रहे थे ना, जेपी ने कहा ये कैलकुलेटेड मूव्स हैं इनके, बीजेपी के, और ये कभी इसको बेदी को, कभी राव नरबीर साहब को, कभी 2-3 लोगों को और वो हमारे दादा गौतम जी को भी, इन सब लोगों को इनको समय समय पर इनका जो है ना टास्क दे दिया जाता है, जिसको ये अपना पूरा करते हैं। तो इस तरीके के बयान आते हैं जो मैं तो जाति को मानता ही नहीं। मैं तो जाति को, हो सकता है मैं जाट के घर में पैदा हुआ हूँ, मगर मैं जाति को नहीं मानता। ठीक है, मेरी जाति कमेरे की है, और कमेरे के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या हो गया। ये लोग
जाट को और उसको जो डिवाइड करते हैं, ये तो करना बहुत आसान है। किसी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान है, मगर किसी को जोड़ने में समय लगता है। हम जोड़ने वाले लोग हैं, ये तोड़ने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत मजा आया सुबह सुबह बात करके। आपने पूरी बेबाक बात। थैंक यू। पूरी ठंड में बहुत आपने बहुत बढ़िया जी सैर कराई। जी, बहुत धन्यवाद। दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बेबाक बातचीत की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।